रिकॉर्डिंग। नमस्कार एंड अ वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप? आज हमारे स्वयंभू गेटिंग कैंडिड इस सेशन में बहुत सारी क्रिएटिविटी और बहुत सारा इंफॉर्मेशन हम राइटिंग के बारे में जानने वाले हैं। एंड आवर गेस्ट इज मिस्टर अविनाश त्रिपाठी। इसके पहले आई वुड लाइक टू शेयर अबाउट व्हाट इज स्वयंभू वंस अगेन। Swayambhu is a registered social movement to transform the backbenchers to front runners. यानी जिनकी IQ या मार्कशीट इतनी इंटरेस्टिंग नहीं थी, इतनी अपीलिंग नहीं थी, उन बच्चों में कोई ना कोई टैलेंट तो जरूर होता ही है। और इस टैलेंट को हम मेंटर करते हैं, उनको हम कॉन्फिडेंस दिलाते हैं, and with the help of internship in the field of their choice, we make them self-confident, self-reliant and स्वयंभू। तो EQ, IQ के साथ एक नया कॉन्सेप्ट है, वो है एडवर्सिटी कोशेंट और है विल कोशेंट, यानी WILL, विल कोशेंट। तो अगर आपके पास ये एडवर्सिटी कोशेंट और विल कोशेंट है तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हमारी मार्कशीट को देखकर हमको डरने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज डर से डरो, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। तो ऐसे ही जीतने वाले बाजीगर से हम मिलने वाले हैं। वेलकम श्री अविनाश त्रिपाठी जी। थैंक यू सो मच संगीता जी फॉर सच ए नाइस इंट्रोडक्शन। और बाजीगर तो नहीं, बट हाँ, मैंने कोशिश जरूर की है कि जिंदगी के बहुत सारे हर्डल्स जो मेरी जिंदगी में आए उनको मैं अपनी मेहनत और अपने पैशन से उनको क्रॉस करूं। और मंजिल अभी बहुत दूर है, लेकिन मैंने अपने सफर में कुछ पड़ाव और कुछ हर्डल्स को जरूर क्रॉस किया जी। आई थिंक हमारे गेस्ट, इनका ये बड़प्पन है, क्योंकि अब हम उनकी छोटी सी एवी देखते हैं जिससे हमको पता चलेगा इन्होंने कितना सारा काम किया है। Yes, Rohit, may I request you to please have the AV on? In Candid with Shri Avinash Tripathi. Namaskar and a very good evening. Welcome to the Swayambhu Mindset series, Getting Candid with Shri Avinash Tripathi. Avinash Tripathi, a journalist, a leading filmmaker of around 700 short films, film critic, script writer, lyricist, TV panelist, educator, columnist, and also the founder of International Art, Culture and Cinema Festival. He was also perhaps the youngest news anchor on Doordarshan 22 years ago. From writing poetry to films, from journalism to Animesh Films Private Limited. Let's understand his creative journey and take tips from him on how to be a creative writer in the film industry. Thank you. Thank you, Rohit. तो अविनाश जी, जब आपने मुझे ये टॉपिक दिया क्रिएटिव राइटिंग इन फिल्म इंडस्ट्री, तो मुझे तो सिर्फ क्रिएटिव राइटिंग के साथ एक बड़ा चैलेंज नजर आया, वो है फिल्म इंडस्ट्री। यानी अगर मेरे पास कोई गॉडफादर नहीं है, अगर मेरी कोई जैक नहीं है, अगर मेरा कोई अंकल आंटी डैड अगर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े नहीं है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट इन द इंडस्ट्री। टैलेंट एक तरफ एंड एंट्री मिलना एक तरफ। तो आपने ये कैसे हासिल कर लिया? क्या आपका कोई ऑलरेडी फिल्म इंडस्ट्री में है? मेरा दूर दूर तक कैसे हासिल किया? मेरा दूर दूर तक इंडस्ट्री में कोई नहीं है, ना था और आज भी कोई नहीं है। मैं अगर उस नजर से देखूं तो मैं इंडस्ट्री में पहले भी अनाथ था, आज भी अनाथ हूं। तो मुझे लगता है कि जब आपके पास सहारे नहीं होते हैं तो आपका जो हाथ होता है वो बहुत मजबूत हो जाता है, क्योंकि आप ऐसी नाव को लेकर समंदर के अंदर उसको खे रहे होते हैं जिसके पास पतवार नहीं है और आपके पास सिर्फ हाथ है, और आप अपनी हाथों से कोशिश करते हैं कि पानी को हटाकर अपनी नाव को आगे ले जाएं।
और ऐसे जी मौके पे आपके हाथ बहुत मजबूत हो जाते हैं, जो दूसरों लोगों के नहीं होते, क्योंकि उनके पास कहीं फीड करने के लिए स्पून होते हैं, हमारे पास फीड करने के लिए स्पून नहीं होते हैं। तो हम खुद कोशिश करते हैं अपने लिए सारी चीजें। तो ऐसे जो लोग होते हैं, मुझे लगता है वो बहुत ताकतवर हो जाते हैं, वो किसी दीवार से टकरा जाते हैं, उनका पैशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और जब आपका इतना स्ट्रांग पैशन हो और उसके साथ आपके अंदर एक सर्टेन टैलेंट हो, ये दो कॉम्बिनेशन जिस भी इंसान के अंदर होते हैं, मुझे लगता है देर या सबेर उसकी कामयाबी कहीं ना कहीं तय होती है। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं कामयाब हुआ, लेकिन मैं उस रास्ते पर बहुत बहादुरी से मैं कहूंगा कि मैं निकल पड़ा था और चल रहा हूँ। मंजिल अभी भी बहुत दूर है, लेकिन हाँ, कुछ कदम मैं चला हूँ, कुछ बार गिरा भी हूँ, लेकिन गिरने के बाद मैं कभी बैठा नहीं हूँ। मैं दोबारा उठा हूँ, दोबारा चलने की कोशिश किया हूँ, और मैं तब तक चलता रहूंगा जब तक मैं अपनी सोची भी मंजिल के पास तक नहीं पहुंच जाता। तो कोई नहीं था मेरा, और आप कोशिश करते हैं। मेरे इनफैक्ट आपने जो बात की, बहुत अच्छी बात कही है। मुझे मेरा लिखा हुआ एक शेर है जो मुझे बहुत पसंद है। मैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं वो शेर कहूंगा, और जो लोग सुन भी रहे हैं, मुझे लगता है उनको कहीं वो इंस्पिरेशन भी मिलेगी। मेरा एक शेर है कि अंधेरा घना है, ये बेहतर है जुगनू के लिए। आपके आसपास जितना भी अंधेरा घना होता है, वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होता है। अंधेरा घना है, ये बेहतर है जुगनू के लिए, शिद्दत से जो चमका सितारा हो जाएगा। जितना टफ सिचुएशन आपके आसपास है, आपके लिए उतनी एक बेटर अपॉर्चुनिटी है। तो आप कोशिश करते हैं तो आपके लिए कामयाबी के रास्ते खुलते चले जाते हैं। जी। आपकी बातें सुनकर तो अच्छा लगता ही है, क्योंकि राइट वर्ड्स आना ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन उन वर्ड्स को मीनिंग देना ये एक अलग बात है। राइट। सो आपकी जो बातें हैं, ऐसे ही नहीं, आपने इतनी सारे फिल्म सॉन्ग्स, फिल्म स्क्रिप्ट्स और इतनी सारी क्रिएटिव राइटिंग की है, बिकॉज यू आर एबल टू डू दैट जस्ट फ्लॉलेसली। मैं, जी जी, मैं कोशिश करता रहा। एक तो लिखने का मुझे बचपन से बहुत ज्यादा शौक था, मैं कहूँगा। मैं बहुत छोटा था और उस वक्त बहुत अकेला अपने आप को, कई बार मैं कमरे में रहता था और बहुत ज्यादा घुलता मिलता लोगों से नहीं था। और जब मैं अकेले रहता था तो मुझे लगता है मैं किससे बात करूं। तो जब मेरे पास ये सवाल होता था कि मैं किससे बात करूं, मुझे लगता था कि सबसे अच्छा इंसान ऐसी स्थिति में मैं खुद हूं। तो मैं खुद से बात करता था। और जब आप खुद से बात करते हैं तो आपके अंदर जितने भी मैं कहूँगा कि इकट्ठा हुए जो जो ग्लैंड्स हैं, जो ग्रंथियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इमोशंस हैं, वो धीरे धीरे निकलने लगते हैं। और वो निकलते हैं तो वो किस फॉर्म में निकलेंगे, वो अल्टीमेटली या तो प्रोज में निकलते हैं या पोइट्री में निकलते हैं। तो मैंने अपने अंदर छिपी हुई हर बात को कविता में कहने की कोशिश शुरू कर दी। और मैं आई थिंक कुछ 6 या 7 साल का रहा हूँगा जब मैंने अपनी कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। तो वो एक बड़ा अच्छा मेरे लिए एक मौका रहा, जहाँ मैंने अपने विचारों को रिफाइन करना सीखा, खुद से सीखा। और फिर धीरे 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 जब आप अपनी बात को एक्सप्रेस करने का हुनर थोड़ा बहुत सीख जाते हैं, तो जी इस बात को कैसे कहना है, कितने शब्दों में कहना है, और बराबर वजन के साथ कहना है, जिसमें एक भी शब्द एक्स्ट्रा ना हो। क्योंकि ये बहुत सारी चीजें जरूरी होती है जब आप किसी बहुत महत्वपूर्ण बात को कहते हैं, और आपने उस बात को कहने के लिए बहुत कुछ कह दिया होता है, तो जो मेन क्रक्स होता है, जो रूह होता है, वो कहीं उन सारी बातों के बीच में फंस जाती है। तो ये बहुत जरूरी है कि उसके आसपास जितनी चीजें उनको हटाकर उसकी रूह को दुनिया के सामने लेकर आए, जिससे सीधे उनकी नजर आपकी उस बात पर पड़े। तो ये राइटिंग में बहुत जरूरी है कि आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके आसपास की बहुत बातें ना हो, जो जरूरी बातें हो उसको आपने कितनी इंपॉर्टेंट तरीके से कहा है। अगर आप ये कहना जानते हैं तो आपकी बात सुनी जाती है। तो ये एक शुरुआत थी मेरी। जी जी। सर, तो एक सिंपल शब्दों में अगर आपको समझाना है, जी। तो राइटिंग और क्रिएटिव राइटिंग में क्या अंतर है? देखिए, 3 हिस्से हैं। इनफैक्ट आपने जो बड़ा अच्छा सवाल किया, एक तो राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, और उसके बाद क्रिएटिव राइटिंग को अगर हम सिनेमा राइटिंग के से जोड़ दें, तो ये 3 अलग-अलग हिस्से हो गए। राइटिंग मतलब इट कैन बी एनी काइंड ऑफ राइटिंग, इट कैन बी एकेडमिक राइटिंग। आप कुछ भी लिखते हैं, आप कोई भी ख्याल आपके दिमाग में आता है, वो एक राइटिंग है। इट कैन बी अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड राइटिंग ऑन अ पर्टिकुलर थिंग, बट उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं होता। जब तक आप किसी बात को बहुत ही सीधे साधारण तरीके से कह रहे हैं, तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि उसमें कोई बिटवीन द लाइन्स नहीं है, उसमें कोई कोई ब्यूटी नहीं है, कोई उसका एस्थेटिक सेंस नहीं है। इसलिए वो बात वज़न नहीं डालती। वज़न डालने के लिए आपकी बात में कोई ख़ास बात होनी चाहिए। सेम बात को कहने का भी आपका जो तरीका है, वो दुनिया से थोड़ा-सा मुख्तलिफ होना चाहिए, तो थोड़ा अलग होना चाहिए। तो बातें जी। आपकी ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि मैं किसी को बहुत याद कर रहा हूँ, और हम्म। याद याद करते वक़्त अगर मैंने एक लाइन लिखी कि
कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। दिस इज अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट। ये भी एक तरह की राइटिंग है, बट आपने एक बहुत ही सिंपल तरीके से एक बात को कह दिया। इसी बात को जब मैं क्रिएटिवली कहता हूँ, जिसको आप क्रिएटिव राइटिंग कहती हैं, तो वो जी इसको हम इस तरीके से कहेंगे कि जब मैं तुम्हें याद करता हूँ, मेरी आंखों में स्याह बादल उभरने लगते हैं। सेम बात है, लेकिन मैंने इनडायरेक्टली बात कही कि जब मैं तुम्हें याद करता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाता है। लेकिन मैंने डायरेक्टली ये बात नहीं कही कि मेरी आंखों में आंसू आ जाता है। मैंने ये कहा कि जब तुम्हें याद करता हूँ तो मेरी आंखों में स्याह बादल उभरने लगते हैं। बादल मेटाफर है, जो बारिश का मेटाफर है। तो इस तरीके से हम क्रिएटिवली किसी बात को कितनी ब्यूटीफुली तरीके से करते हैं, जो आपको थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करे, और जब आपको पूरी बात समझ में आ जाए तो आपको उसका लुत्फ आता है। जैसा एक अच्छा जो जो जायका होता है खाने का, वो सीधे आपके जबान पे पड़ते ही आपको मजा नहीं आता। वो थोड़ा सा 2 सेकंड रुकने के बाद जब आपकी जबान पर वो जायका घुलता है, तो उसका लुत्फ आपको आता है। एक अच्छी रचना, एक अच्छी क्रिएटिविटी वो खाने के उस जायके जैसी होती है, जो 2 सेकंड के बाद आपकी जबान पे घुलता है। फिर आपको मजा आता है, फिर आपको लगता है कुछ अच्छी चीज आपने खाई, कुछ अच्छी चीज आपने पढ़ी। सिनेमा के लिए जब हम लिखते हैं तो थोड़ा सा फर्क हो जाता है, क्योंकि आप बहुत बंध जाते हैं। ये वो लड़ाई है जहाँ पे आपके हाथ और पैर दोनों में जंजीरें बांध दी जाती हैं, और फिर आपसे कहा जाता है कि आप लड़ाई लड़ो। तो वहां पर अपनी क्रिएटिविटी को एक सीमित दायरे के अंदर आपको दिखाना होता है, क्योंकि क्रिएटिव राइटर जो होता है, उसके लिए उड़ने के लिए पूरा आसमान होता है। उसके जी पंख पंख जो है वो हवा में फेंक फेंक दिए जाते हैं, और कहा जाता है जितनी तुम्हारी परवाज है तुम उड़ो, जहां तक जा सकते हो तुम जाओ। लेकिन सिनेमा में ये नहीं होता। तो सिनेमा में एक उसके किनारे एक चारदीवारी होती है, एक बाउंड्री होती है। आपको किरदार की जबान में कोई चीज लिखनी है, आप खुले आसमान में नहीं लिख सकते। आपको मीटर में लिखना है। अगर मैं गानों की बात करूं तो आपको एक सर्टेन मीटर दिया जाता है, जो जो एक म्यूजिक कंपोजर आपको देता है। बीइंग अ लिरिसिस्ट आपको वैसे लिखना होता है। अगर आप स्क्रीन प्ले लिख रहे हैं, स्टोरी आप लिख रहे हैं, तो जो आपको लीड डायरेक्टर या प्रोड्यूसर की तरफ से मिलती है, आपको उस लीड के आधार पर लिखना होता है। जो करेक्टर प्री डिफाइंड होते हैं, आप उस करेक्टर के हिसाब से लिखना होता है। तो वहाँ बंदिशें बहुत होती हैं। तो जिनको इन जी तीनों अलग अलग शैलियों में, अलग अलग श्रेणियों में लिखने का हुनर हासिल हो जाता है, वो एक बेहतर राइटर होता है। तो ये तीनों का एक बुनियादी फर्क है। जी। सर, आपने एक सवाल में इतने सारे मुझे जवाब दे दिए, लेकिन जो लास्ट लाइन थी कि एक शैली में अगर हमको लिखना आ जाता है तो वी कैन डू एवरीथिंग, तो मुझे ऐसे ही एक अभी क्वेश्चन आया है कि सलीम जी जो हैं वो एज फार एज आई नो वो सिर्फ स्क्रीन प्ले और शायद डायलॉग लिखते थे, लेकिन वो गाने नहीं लिखते थे। लेकिन जावेद जी हैं वो सारा कुछ करते हैं। सो हाउ इज दैट? मुश्किल विधा, देखिए गाना लिखना एक बहुत मुश्किल विधा है। जी पोएट होना मैं अभी भी कहता हूँ एक आसान काम है, क्योंकि जी अगेन आपके पास पूरा खुला आसमान है। आप किसी भी एक बात को पोएटिक तरीके से कह सकते हैं, लेकिन उसी बात को जब हमें गाने में कहना होता है तो बहुत सारी बंदिश हो जाती है। हर इंसान बंदिश में परफॉर्म नहीं कर पाता, बंदिश में अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से नहीं कर पाता। उसके पास अगर उड़ने के लिए सब कुछ ओपन है तब तो वो उड़ सकता है, लेकिन अगर उसको एक कफस के अंदर, एक पिंजरे के अंदर अगर उड़ने को कहा जाए, और ये भी शर्त लगा दी जाए कि पिंजरे की दीवारों से आपके पंख छूने नहीं चाहिए, आप इस हुनरमंदी के साथ अगर आप उड़ सकते हैं तो उड़िए, तो बहुत मुश्किल काम होता है। लिरिसिस्ट होना मेरे ख्याल से एक वैसा ही है कि आपको एक कफस में छोड़ दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि आप उड़िए, लेकिन आपके पंख दीवारों से छुए ना। तो वो बहुत मुश्किल काम है। उसमें मीटर पहले से प्री डिफाइंड मीटर होता है कि जी आपको मीटर पे ही लिखना है। और अगर पहली लाइन में 13 मात्राएं हैं गाने की, तो दूसरी लाइन में 13 मात्रा ही होनी चाहिए, 13.5 मात्रा भी नहीं होना चाहिए। तो आपको ऐसे शब्द लिखने हैं जो पहली लाइन में भी 13 मात्रा में आए हैं, तो दूसरी लाइन में भी 13 मात्रा पे वो खत्म हो जाए। अगर पहली लाइन में वॉवल पे खत्म हुए हैं, तो दूसरी लाइन में भी वो वॉवल पे ही खत्म हो। तो ये जिसको ये संतुलन साधना आ जाता है, ये तो खैर ग्रामर हो गया लिखने का, उसके साथ इमोशन का ग्रामर है। आपको जो पहली लाइन का जो इमोशन है, वही सेम इमोशन आपको दूसरी लाइन में भी लिखना है, जिसका काउंटर जवाब होगा वो। उसके बाद एक क्रॉस होता है, उसको आपको क्रॉस को मुखड़े से अंतरे को जोड़ना है। उसके बीच का एक कनेक्टिंग लाइन जो लिखी जाती है, जिसको हम क्रॉस कहते हैं, वो भी आपकी उसी मेन जो आपका सेंट्रल प्रेमाइस है गाने का, उसको ध्यान में रख के आपको वो लिखना है। फिर आपको बाकी अंतरे भी उसी सेंट्रल प्रेमाइस में सेम मीटर पे लिखना है। तो ये बहुत डिफिकल्ट काम होता है कि एक भावना जी को आपको अलग अलग 3 अलग अलग टुकड़ों में लिखना है, उनके आपको क्रॉस लिखने हैं, लेकिन आपकी जो मेन भावना है उससे अलग हटकर आप कुछ ना लिखने लगे। तो जो ये सारी चीजें कर लेता है वो कर पाता है। दूसरा, मुझे लगता है लिरिसिस्ट होने के लिए आपका एक बहुत आपकी दिल की जो मिट्टी है उसका नर्म होना बहुत जरूरी है। अगर आप बहुत संवेदनशील नहीं है,
अगर आप बहुत इमोशनल नहीं हैं, और आप बहुत हद तक रोमांटिक नहीं हैं अंदर से, तो आपके लिए ये सारी चीजें लिखना बहुत मुश्किल है। अगर ये सारी हुनर आपके अंदर है, देन यू कैन बी अ गुड लिरिसिस्ट। जी। मुझे पहले लगता था कि अगर कोई बाथरूम सिंगर है, उसको प्रोफेशनल सिंगर बनना है, तो जी। थोड़ी सी ट्रेनिंग ले ली एंड ऊपर वाले का साथ रहा तो टैलेंट और ब्लेसिंग्स को जोड़कर हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपके 2 मिनट में इतने सारे नुआंसेस जाने, तो मुझे तो ये अलजेब्रा से भी ज्यादा डेंजरस लग रहा है। नहीं, मुश्किल काम है। जी, देखिए, मैंने भी जब एंट्री ली थी एज एन लिरिसिस्ट, मैं पोएट तो बहुत बचपन से रहा हूँ, लेकिन जब जी, मैंने सोचा कि मैं लिरिसिस्ट, वो भी बड़ी कमाल का एक किस्सा है कि मैं एक बड़े कंपोजर से मुंबई में मिला, और मैं एक बड़े डायरेक्टर को अपनी कहानी सुना रहा था। एक किसी जी, एरिया में बैठकर अचानक वो कंपोजर वहां पर आए, और उन्होंने मेरा नरेशन सुना स्टोरी का। उस नरेशन में गाने भी मेरे लिखे हुए थे। जब मैंने गाने सुनाए तो उनको बहुत पसंद आया मेरे लिखने का अंदाज, और जिस तरीके से मैं किसी बात को कह रहा था। और फिर जी, हमारा एक कोलेब्रेशन हुआ। तो बट मुझे भी इस विधा को सीखने में एक वक्त लगा। ऐसा नहीं है कि मैं अच्छा पोएट था तो मैंने बहुत आसानी से गीत को लिख दिया। तो सिनेमा की एक लैंग्वेज है, या एक गीतकार बनने की भी एक सर्टेन उसका एक तैयारी की जरूरत होती है किसी एक शायर को। बहुत सारे कमाल के शायर हैं जो लिटरेचर के सबसे बड़े शायर हुए हैं, लेकिन जब सिनेमा में उन्होंने लिखने की कोशिश की तो वो बुरी तरीके से फेल हुए। बड़े बड़े नाम, जिनको सदी का सबसे बड़ा शायर कहा जाता है, जिनको सदी का सबसे बड़ा कवि कहा जाता है, उन्होंने भी प्रेमचंद जैसा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हिंदी का राइटर, उन्होंने भी हिंदी सिनेमा में जाकर स्क्रिप्ट राइटर बनने की कोशिश की थी, बट वो बहुत मिजरेबल तरीके से फेल हुए। तो ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छा लिखना जानते हैं तो आप सिनेमा के लिए भी अच्छी तरीके से लिख लेंगे। आपको अगर सिनेमा का ग्रामर नहीं आता है तो आप कितने भी अच्छे लिटरेचर के राइटर हों, आप सिनेमा अच्छा नहीं लिख सकते हैं। तो आपको दोनों ग्रामर सीखना पड़ेगा। जब आपको वो आ जाएगा, और ये संतुलन साधने की बात है, जिसको लिटरेचर और सिनेमा दोनों के संतुलन को साधना आ जाता है, जो गुलजार साहब के पास है, जो साहिर लुधियानवी के पास था, जो मजरूह सुल्तानपुरी के पास था, जो जो कैफी आजमी के पास था, जब आप जानिसार अख्तर के पास था, ये लोग लिटरेचर से भी उतने ही जुड़े हुए थे, और ये लोग सिनेमा में वही कमाल कर रहे थे जो लिटरेचर में कर रहे थे। या शैलेंद्र की मैं बात करूं, तो ऐसा अगर आपके पास हुनर है तो आपके लिए दुनिया बहुत खूबसूरत है। जी। सर, तो अगर मुझे शुरुआत करनी है, आई वांट टू सिलेक्ट द फील्ड ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, हम्म। तो अभी से अगर मुझे तैयारी करनी है तो कौन सी चीजों को मुझे ध्यान रखना पड़ेगा और कौन सी चीज मुझे पढ़नी पड़ेगी? सबसे पहले तो पढ़िए खूब। पढ़िए में दोनों तरीके की चीजें, एक तो आपको लिटरेचर पढ़ना चाहिए, क्योंकि लिटरेचर से आपको किसी कैरेक्टर को समझने में आसानी होती है। इट कैन बी हिंदी लिटरेचर, रशियन लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, एनीथिंग। तो आप वो पढ़िए। बेटर है कि आपको इंडियन लिटरेचर पढ़िए, क्योंकि उस जमीन को आपको समझना है, वहाँ के जी, ह्यूमन साइकोलॉजी आपको समझना है, तो वो बहुत जरूरी है। आपको सिनेमा की स्क्रिप्ट भी पढ़नी चाहिए। बहुत सारी स्क्रिप्ट जो है वो नेट पे और बाकी अलग अलग साइट पे अवेलेबल है। तो आपको पढ़ना चाहिए कि किसी एक कहानी को हम जब सिनेमा के लिए स्क्रिप्ट लिखते हैं या स्क्रीन प्ले लिखते हैं, तो हम कहानी को ब्रेक कैसे करते हैं। अल्टीमेटली एक कहानी होती है जिसको हम इवेंट्स में, घटनाओं में, सीन्स में ब्रेक करते हैं। और एक कहानी जो आपकी शायद 3 या 4 पेज की कहानी होती है, उसको हम 100 से लेकर 120 पेज की एक स्क्रीन प्ले लिखते हैं। तो वो 4 पेज की कहानी 120 पेज की स्क्रीन प्ले में कैसे कन्वर्ट होती है, कैसे आप उसको इवेंट में तोड़ते हैं, अलग अलग घटनाओं में तोड़ते हैं, उन घटनाओं को कैसे आप एक ऑर्डर में रखते हैं, जिसके जिसकी वजह से उनका जो एक सीक्वेंस है, उनका एक जो ल्यूसिड, मैं कहूंगा कि उनका जो सीक्वेंस है जो बहुत जिसमें फ्लो होता है, वो फ्लो ना टूटे। तब जब इस ये सारी चीजें आप सीख जाते हैं, पढ़ के आपको अंदाजा लग जाता है, देन आपको इसमें एंट्री, प्रोफेशनली एंट्री करना चाहिए, और आप कर भी सकते हैं। जी। जी। सर, जब आपका मतलब, मुझे तो ऐसे लग रहा है आई एम नॉट अ क्रिएटिव राइटर एट ऑल, इनफैक्ट नॉट इवन अ राइटर, लेकिन आपकी जैसे जैसे आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो मुझे वो ज्यादा पेचीदा लग रहा है। हम्म। तो सर, वोकैबुलरी जाननी है, पढ़ना है, लिखना है, इसमें भी इतने सारे जॉनर्स हैं, राइट? तो आप फिल्म क्रिटिक भी बन चुके हो, आप फिल्म रिव्यू भी करते हो, तो सिंपल सा मुझे रिव्यू और क्रिटिक में भी फर्क नजर नहीं आ रहा है, प्लीज उस पर रोशनी डालिए। देखिए, रिव्यू कोई भी कर सकता है। जी, रिव्यू करने का, आपने एक सिनेमा देखा और आपको फिल्म अच्छी लगी, आपने बता दिया फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे फलाने अभिनेता का काम अच्छा लगा, मुझे कहानी अच्छी लगी, इट कैन बी रिव्यू। क्रिटिक थोड़ा उसका एक मुझे लगता है कि एक बेटर एजुकेटेड टर्म है, जिसमें जब आप सिनेमा के बारे में जानते हैं, सिनेमा के नुएंसेस के बारे में जानते हैं, उसके ग्रामर के बारे में जानते हैं, तो फिर आप जब आप अपना वर्डिक्ट देते हैं किसी एक फिल्म के बारे में,
दैट कैन बी काउंटेड एज एन सिनेमा क्रिटिक। तो आपने सिनेमा को समझा पहले, क्योंकि मैं तो बहुत सालों तक मैंने फिल्म अप्रिसिएशन पढ़ाया है, तो फिल्म को भी एक आर्ट पीस की तरीके से देखना चाहिए। इट्स नॉट मेंट फॉर ओनली एंटरटेनमेंट। सिनेमा सिर्फ एक मनोरंजन का माध्यम नहीं है, ये अपने आप में दुनिया का, मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा आर्ट मीडियम है, क्योंकि सिनेमा अकेला ऐसा मीडियम है जिसमें दुनिया के सारे आर्ट मिल जाते हैं। When you weave every single thread of different art form, the magic becomes cinema. तो सिनेमा अपने आप में इतना खूबसूरत है। आप अगर एक पोइट्री की बात करें, पोइट्री अपने आप में एक इंडिपेंडेंट आर्ट फॉर्म है, लेकिन जब वो सिनेमा का हिस्सा होता है तो सिनेमा का इंग्रेडिएंट होता है। म्यूजिक अपने आप में एक इंडिपेंडेंट आर्ट फॉर्म है, लेकिन सिनेमा के लिए उसका एक इंग्रेडिएंट है। तो ये सारे अलग अलग इंडिपेंडेंट आर्ट फॉर्म सिनेमा में आके ब्लेंड हो जाते हैं, तो इतना खूबसूरत अपने आप में ये मुजस्समा बनता है, एक मूर्ति बनती है। तो आपको सीखना पड़ेगा। आपको म्यूजिक के बारे में सिर्फ जानकारी है, लेकिन आपको पेंटिंग के बारे में जानकारी नहीं है, आपको स्टोरी के बारे में जानकारी है, देन यू कांट बी अ गुड क्रिटिक। तो ये सबसे मुश्किल काम ये है, क्योंकि क्रिटिक होने के लिए आपको सब चीज के बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए। आपको थोड़ी फोटोग्राफी के बारे में भी आइडिया होना चाहिए कि सिनेमेटोग्राफी अच्छी हुई है कि नहीं हुई है। आपको स्टोरी के बारे में भी आपका आइडिया होना चाहिए। आपको जो डायरेक्शन का जो ग्रामर होता है आपको वो भी पता होना चाहिए। आपको स्क्रीन प्ले का ग्रामर भी पता होना चाहिए, तब आप एक क्रिटिक हो सकते हैं। रिव्यू कोई भी दे सकता है, क्रिटिक कोई नहीं होता, हर आदमी नहीं हो सकता, ये फर्क है जी। बढ़िया बढ़िया। सो दैट इज अमेजिंग, फैबुलस इनसाइट सर। आप विचार तो करते हैं, एक्सप्रेस भी करते हैं, लेकिन जब वोकैबुलरी या वर्ड्स की बात आती है तो एब्सोल्यूट राइट एंड परफेक्टली राइट, इसमें आई थिंक वो वर्ड्स आना बहुत जरूरी है। तो आजकल के जमाने में किसी की भी लैंग्वेज उतनी प्योर नहीं रही है। एटलीस्ट हम जिन लोगों से मिलते हैं, यू नो, इट कुड बी हिंदी, इट कुड बी उर्दू, इट कुड बी इंसान, इट कुड बी आदमी, इट कुड बी समंदर, इट कुड बी समुद्र, यू नो। तो ये वर्ड्स भी हमको समझ में नहीं आते हैं। सो हाउ इम्पोर्टेंट इज इट एंड हाउ टू गो अबाउट गेटिंग द राइट लैंग्वेज? और दूसरा क्वेश्चन होगा, ये सब सीखने के लिए एक मेंटर या गुरु की जरूरत है या नहीं है? दो चीजें आपने जो पहला सवाल किया कि परफेक्टली गुड लैंग्वेज और एब्सोल्युटली राइट लैंग्वेज क्या होती है। एब्सोल्यूट जैसी चीज से मैं बहुत ज्यादा मुतासिर नहीं हूँ, बहुत ज्यादा मैं प्रभावित नहीं हूँ इस वर्ड से, क्योंकि मैं मानता हूँ कि एब्सोल्यूट जैसी कोई चीज होती नहीं। आप परफेक्शन के करीब जाते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट कभी नहीं होते, है ना। कोई भी आदमी कितना भी सीख ले, एब्सोल्यूट कभी नहीं हो सकता। तो वो एक मैं कहूंगा, अगर उसको मैं स्पिरिचुअल लैंग्वेज में कहूंगा, वो मोक्ष की स्थिति है कि जिसमें आप एब्सोल्यूट हो जाते हैं। तो एब्सोल्यूट नहीं होता आदमी। कोशिश करना चाहिए कि अपने भावों को आप सही तरीके से एक्सप्रेस करें, और वो इस पे भी डिपेंड करता है कि आपका रिसीवर कौन है। मेरा रिसीवर अगर गांव का एक बहुत अनएजुकेटेड आदमी है, जिसको इमोशन की नुएंसेस नहीं पता है, और उससे मैं कहूँ, अगर मान लीजिए मैं उसको बहुत पर्सनल एग्जांपल से समझाऊं कि मेरी प्रेमिका एक गांव की लड़की है, और उससे अगर मैं कहूँ कि जब तुमको मैं याद करता हूँ तो मेरी आंखों में से आप बादल उभरने लगते हैं, तो ये उसके लिए बहुत वेस्ट होंगे ये सारे वर्ड। आपका रिसीवर कौन है? आप किसके लिए लिख रहे हैं? आप किसको अपना संदेश देना चाहते हैं? आपको ये बहुत दिमाग में रखना चाहिए। सिनेमा और लिटरेचर में ये कई बार फर्क हो जाता है। लिटरेचर आप कई बार नीश ऑडियंस के लिए बनाते हैं, लिखते हैं। जैसे बीइंग अ पोएट, जब मैं लिखता हूँ कोई कविता, तो अक्सर अविनाश त्रिपाठी बोलता है, सुन कौन रहा है ये मैं कम सोचता हूँ। मैं अपनी भावनाएं अपनी तरीके से एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। तो अविनाश जो सोच रहा है, अविनाश अपने लहजे में एक बात कहता है, जो लोग सुनते हैं, जिनको पसंद आती है, जिनको वो भावना समझ में आती है, अप्रिशिएट करते हैं। जिनको नहीं समझ में आती, वो कहते हैं अरे यार बहुत भारी उर्दू शब्दों का आपने इस्तेमाल किया है। बहुत लोग मुझे मेरे पोइट्री पे, मेरे गानों पे भी कई बार कहते हैं कि बहुत उर्दू शब्द ज्यादा आपने इस्तेमाल किए। तो ये उनकी सेंसिबिलिटी है। लेकिन जब मैं किसी सिनेमा के लिए लिखता हूँ, तो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि वो फिल्म देखने वाला कौन होगा। क्या मेरी बातें उसको समझ में आएंगी? क्या जिस किरदार के लिए मैं लिख रहा हूँ, उस किरदार की ये जेन्युइन लैंग्वेज है? वो हरियाणा के भिवानी का रहने वाला इंसान अगर है, और मैं उससे लिखूं कि वो लखनवी जबान में उससे मैं कोई बातचीत अगर उसके लिए लिखूं, तो ये बहुत ही मिसमैच हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आप किसके लिए लिख रहे हैं। आपका रिसीवर अगर आपको क्लियर है, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली चीजों को लिखना चाहिए। जी जी। आपके जवाब भी इतने सुंदर हैं, यू नो, दे आर ऑलमोस्ट लाइक अ पोएट्री। द प्रोज इज आल्सो लाइक अ पोएट्री, सो वंडरफुल सर। ये प्रोज और पोएट्री के चक्कर में एक सवाल आ गया, यू विल हैव टू एक्सक्यूज माय यू नो बम्बैया हिंदी। सर, एक गीत और कविता में क्या अंतर है सर? गीत नॉर्मली होता है जिसमें रिदम होता है,
कविता जो होती है वो कविता में जरूरी नहीं है कि उसमें कोई रिदम हो, यानी उसमें कोई राइम हो। कविता खुली आकाश की तरह है कि आप उसमें कोई जरूरत नहीं, पहली लाइन आपकी 12 शब्दों की है, दूसरी आपकी 6 की हो सकती है। पहली, जिसको मैं उर्दू में हम लोग कहते हैं उसका रदीफ और काफिया, जरूरी नहीं उसका रदीफ काफिया मैच करे। यानी पहली लाइन का जो आखिरी वर्ड है वो कुछ और हो सकता है, दूसरी लाइन का जो आखिरी वर्ड है वो कुछ और हो सकता है। उन दोनों के बीच में राइम होना जरूरी नहीं है, वो आपकी कविता है। गीत हमेशा राइम में होता है, क्योंकि गीत की एक रिदमिक क्वालिटी होती है। गीत गुनगुनाया जाता है, कविता बहुत कम गुनगुनाई जाती है। तो गुनगुनाने के लिए आपके लिए राइम होना बहुत जरूरी है। जब तक राइम नहीं होगी तब तक आप धुन जो होती है वो गीत धुनों पे होता है, या गीत का एक अपना धुन होता है, भले ही उसको किसी प्रोफेशनल कंपोजर ने नहीं किया हो। यहाँ तक कि आप देखेंगे हमारे हिंदुस्तान में जो पहाड़ी भी होते हैं उनका भी एक राइम है, उसका भी एक धुन है। तो वो धुन की वजह से आपको याद रहता है। तो धुन यहाँ पे जब होता है तो वो गीत हो जाता है, जब उससे धुन हटा देते हैं तो वो कविता होती है। जी सर, आप फिल्म एजुकेटर हैं, जी राइट? इसीलिए आप सहजता से, लाइक यू सेड, वेरी लूसिड आंसर्स। एंड हमारे जो व्यूअर्स है हमारे साथ जुड़े हैं, इनके कुछ कमेंट्स मैं रीड आउट करूंगी। थैंक यू वीना पांचाल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। शी सेज, हेलो मैम, ऑलवेज लव योर लाइव सेशंस, थैंक यू सो मच फॉर योर एफर्ट्स। सो थैंक यू। प्रकाश जी गजानन राणे, जो खुद एक स्क्रिप्ट राइटर हैं एंड लिरिसिस्ट हैं, मराठी इंडस्ट्री के जाने माने सेलिब्रिटी हैं, वो भी ज्वाइन कर चुके हैं हमें। सो थैंक यू प्रकाश जी। रोहिणी चिटले, जो हमारी आर्डेंट फॉलोअर है, शी इज ऑलवेज देयर फॉर अस। शी सेज अ चैलेंजिंग करियर एंड वंडरफुल क्रिएटिविटी, थैंक यू। एंड अनिल जी गर्ग, जो हमारे स्वयंभू मेंटर हैं, उन्होंने भी गुड इवनिंग भेजा है, नमस्कार भेजा है सबके लिए। वेरी ब्यूटिफुली एक्सप्लेन। सो आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए आपको वाहवाही मिल रही है, कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम प्रकाश जी राणे। थैंक यू हिना मेहता, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हाय अनु, हाउ आर यू डूइंग? ग्रेट, थैंक यू, नाइस टू सी यू। थैंक यू शिल्पा। सो सर, मैं कुछ सवाल पूछूंगी व्यूअर्स से भी, एंड थोड़े सवाल है जो मैं भी पूछूंगी, क्योंकि आई एम अ क्यूरियस पर्सन एंड आई विल आस्क यू मल्टीपल क्वेश्चंस। सर, जब हम बात करते हैं फिल्म के लिए लिखने की, तो ये क्रिएटिव फील्ड है, तो वैसे ही रिस्की है। उस पे फिल्म के बॉक्स ऑफिस रिजल्ट्स के मुताबिक मुझे मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट मिलेगा। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर और जो प्रोडक्शन टीम है, उनके फैंसी और उनके मूड के मुताबिक मुझे बुलाया जाएगा या मैं हूँ या नहीं हूँ, ये तब पता चलेगा जब मुझे चेक मिल रहा है, राइट? सो देयर आर सो मेनी चैलेंजेस। तो इस दौरान आप क्या कहेंगे या क्या एडवाइस करेंगे कि मुझे कोई डे जॉब भी लेनी चाहिए या मुझे रिस्क लेकर इसमें कूद पड़ना चाहिए? दो चीजें। देखिए, अगर आप सिर्फ शौकिया आना चाहते हैं, आपका इरादा सिर्फ ये है कि मैं नाम कमाना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि इंडस्ट्री मुझे नाम दे सकती है, मुझे पैसा दे सकती है, और आप ग्लैमर से प्रभावित हैं, तो ज़रूर आप एक बी प्लान अपना तैयार करिए। क्योंकि हो सकता हो कि आपके जैसी कोशिशें हैं या जो आपके अंदर टैलेंट है या जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिले, वो आपको शायद उस जगह तक नहीं पहुंचा पाए। लेकिन पहला, अगर आपको अपने टैलेंट पे बहुत भरोसा है, आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, आप कमाल के राइटर हैं, आप बहुत अच्छे लिरिसिस्ट हैं, या डिफरेंट जितनी भी फील्ड है, बहुत अच्छे साउंड इंजीनियर हैं, तो बी प्लान मत रखिए। आप 100% फोकस होकर अपनी चीज़ों पे काम करिए। जब हमारा पहले ही दिन, जिस दिन हमने बी प्लान रख दिया, इसका मतलब आपके कन्विक्शन में कहीं का भी आप पूरी तरीके से अपने इरादों पर यकीन के साथ नहीं खड़े हुए हैं कि मैं कामयाब होऊंगा। आपको पहले दिन इरादा टूट जाता है, इरादा मत टूटने दीजिए। आप कोशिश करेंगे और आपके अंदर क्षमता है, वक्त लग सकता है, और घर बहुत जल्दी बन जाते हैं, महल बनने में वक्त लगता है, लंबा वक्त लगेगा। तो आप टाइम दीजिए अपने आप को, और बड़ी चीज बनने में हमेशा वक्त लगता है। जिनके भी कैरियर बड़े बने हैं, उन्होंने बहुत वक्त दिया है। तो आप ये हमेशा तैयार रखिए कि आपका जिस्म का एक बड़ा हिस्सा हमेशा पसीने से भीगा रहेगा, आप इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आप ये इस चीज के लिए अगर अपने आप को तैयार रखें हैं और बैक करने के लिए आपके अंदर आपका टैलेंट है, देर सवेर आपको कामयाबी मिलेगी। किसी चीज की जरूरत नहीं है, कोई जैक, हर चीज शुरुआती आपको कामयाबी इंडस्ट्री में दिला सकती है। एक जैक से आपको एक फिल्म मिल सकती है, एक छोटा सा रोल मिल जाएगा, आपको सक्सेस नहीं पहुंचा पाएगा। सक्सेस आपकी अपनी मेहनत पहुंचाती है। हमारे पास बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री के जिनके फादर बड़े इंडस्ट्री की पर्सनालिटीज रहे हैं, उनके बच्चों ने भी कोशिश की, उनको पहली दूसरी फिल्म मिली, लेकिन वो ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाए। और बाहर की इंडस्ट्री से एक आदमी
उन दीवारों पे सर अपना लगातार पटकता रहा और अल्टीमेटली उसको कामयाबी मिली। तो आपकी वो क्षमता में अगर है, वो बात है, तो आपको मिलती है कामयाबी। जी। जी। मैं ऑलरेडी बहुत ही पॉजिटिव पर्सन हूँ और मैं बहुत ज्यादा स्माइल करती हूँ, लेकिन आपके जो आंसर्स में, हर आंसर में, हर लाइन में जो आप इतनी ब्यूटी उसमें समा जाते हो, लाते हो, सो इट इज, आई जस्ट कांट स्टॉप स्माइलिंग. इट्स सो ब्यूटीफुल टू लिसन टू यू. आई थिंक द व्यूअर्स आर आल्सो एंजॉयिंग इट अ लॉट. सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर मुझे शुरू करना है, जैसे हम अगर लेटर राइटिंग करते हैं तो कुछ रूल्स होते हैं, तो अगर मुझे राइटिंग प्रॉपर्ली स्टार्ट करनी है, तो क्या मुझे थॉट्स अक्यूमुलेट करने के लिए शुरुआत करना है, फिर उसको एक्सप्रेस करना है, और फिर उसको रिफाइन करना है, एडिट करना है? तो क्या सर आप ये प्रोसेस जरा बताएंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने देखी, ये टेक्निकल चीज़ है। अब 2 चीज़ें इसमें होती हैं कि मान लीजिए मुझे कोई स्क्रिप्ट लिखनी है। आई वांट टू जी राइट अ प्रॉपर स्क्रिप्ट फॉर अ फिल्म एंड अल्टीमेटली आई वांट टू पिच माय स्टोरी टू डिफरेंट फिल्म प्रोड्यूसर्स। तो सबसे पहले है कि आपके दिमाग में वो आइडिया कहाँ से आएगा? अब वो आइडिया कहाँ से आएगा, इसके भी सर्टेन एरियाज़ हैं। अब जैसे ये है कि एक तो ये है कि आपके पास हिस्ट्री है। आपकी इंडिया की जो हिस्ट्री है, वो बहुत रिच है। उस हिस्ट्री के किसी भी हिस्से को आप एक शानदार कहानी में कन्वर्ट कर सकते हैं और जी वो कहानी आपकी अल्टीमेटली एक सिनेमा की कहानी हो सकती है। तो एक तो वो एरिया है जहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं। पहला स्टेप जो है, आपका आइडिया कहाँ से आएगा, तो वो आपको आइडिया वहाँ से मिल सकता है। आपका लिटरेचर बहुत रिच है, आपको वहाँ से आइडिया आ सकता है। आप जो रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हर दिन के न्यूज़पेपर में 1-2 पोटेंशियल सिनेमा की कहानी होती है। आपको वो जज करना आना चाहिए कि इस पे कहानी सिनेमा के लिए बहुत शानदार बन सकती है। तो आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, चाहे वो इंग्लिश का न्यूज़पेपर हो, चाहे जो लोकल वर्नाकुलर लैंग्वेज हैं, उनमें हर दिन एक नई कहानी ऐसी होती है जो अपने आप में एक कन्वर्ट हो सकती है एक सिनेमा के अंदर। इसके अलावा आपका ऑब्जर्वेशन है। बीइंग ए राइटर आपको बहुत ऑब्जर्वेंट होना चाहिए। आपके आसपास क्या हो रहा है, सोसाइटी में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, सोशल क्या हो रहा है, पॉलिटिकल क्या हो रहा है, स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है। ये सारी चीजें आपको एक कहानी का बेस तैयार कर देती हैं। फिर आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है। राइटर को हमेशा अपने आप से बातें करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। जब आप जी खुद से बातें करते हैं तो बहुत सारे आपके अंदर जो छुपे हुए दर्द हैं, छुपी हुई हम्म खुशियां हैं, आपकी अपनी जिंदगी के पल हैं। हर इंसान की जिंदगी, मुझे लगता है उसमें एक हीरोइज्म होता है। हर इंसान की जिंदगी में आप देखेंगे तो एक घटना ऐसी होती है जिसमें वो हीरो की तरह बिहेव करता है। आप उस जी घटना को खंगाल सकते हैं, उस घटना की बेस पर आप एक अच्छी कहानी लिख सकते हैं। तो ये वो एरियाज होते हैं जिसमें आप जाकर और कहीं से एक आइडिया, एक अच्छा आइडिया खोज सकते हैं। आइडिया खोजने के बाद फिर उसको आपको लिखना होता है। आप कोशिश करें उस आइडिया को लिखें। लिखने के भी रूल्स होते हैं। जब हम एक कहानी लिखते हैं तो आपको कोशिश करना चाहिए कि कहानी को 3 हिस्सों में आप डिवाइड करें। पहला हिस्सा, उसका ए पार्ट, जिसको हम इंट्रोडक्शन पार्ट कहते हैं। उसमें आपकी कहानी, कहानी के मुख्य जो चरित्र हैं, जो किरदार हैं, और कहानी की सेटिंग, यानी वो कहानी कहाँ पर हो रही है। वो मुंबई में हो रही है, मुंबई के किसी पॉश एरिया में हो रही है, या किसी झोपड़पट्टी में हो रही है, या वो बैंगलोर की कहानी है, या वो लंदन की कहानी, यानी सेटिंग क्या है उस कहानी की, आप ये सोचिए। उसके बाद आप बी पार्ट में आइए, जो उसका मिडिल पार्ट है। इस मिडिल जी पार्ट में आपका जो मुख्य किरदार है, उसके लिए कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम, कोई मोटिव खोजिए। अपनी जर्नी वो शुरू करेगा तो उसकी जर्नी का एक मोटिव होना चाहिए। जी उस मोटिव को लेकर जाइए, और जब वो मोटिव होगा और सिंपली उसको मोटिव मिल गया, तो कहानी में कोई बात नहीं है, कोई रस नहीं है। आपको वहां पे हर्डल क्रिएट करने होंगे, क्योंकि जितने हर्डल होंगे और आपका जो प्रोटैगनिस्ट है उन हर्डल्स को जब क्रॉस करेगा तो उसका हीरोइज्म आएगा। वो हीरोइज्म आपको दिखाना जरूरी है। और थर्ड पार्ट में आप उसको रिजॉल्व करिए। अल्टीमेटली वो कहानी आपकी एक सर्टेन लेवल पर पहुंचती है जहां पर वो आपका जी प्रोटैगनिस्ट है, वो एक विजयी कैरेक्टर के रूप में आता है, सारी परेशानियों से उभर कर अल्टीमेटली वो जीतता है। इस तरीके से अपनी कहानी को आपको ड्राफ्ट करना चाहिए, अगर आप सिनेमा के लिए लिख रहे हैं। अदरवाइज आप जी कैसे लिख सकते हैं? तो आप पहले 3 हिस्सों में आपने कहानी को बांटा। फिर आता है कि इस कहानी को आपको स्क्रीन प्ले में कैसे आप कन्वर्ट करेंगे, कि स्क्रिप्ट के रूप में कैसे लिखेंगे। स्क्रीन प्ले बेसिकली क्या होता है, ये एक तरह का ब्लूप्रिंट होता है। एक जैसे एक बिल्डिंग बनती है तो उसका एक आर्किटेक्चरल प्लान बनता है। जी स्क्रिप्ट इज जस्ट लाइक आर्किटेक्चरल प्लान फॉर बिल्डिंग। तो जो आप बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं वो बेसिकली दिखेगी कैसे, वो होगी कैसे, इसका जब आप अंदाजा लगाकर उसको एक किसी एक पेपर पे उतार देते हैं, तो आर्किटेक्चर प्लान हो जाता है। और जब आप लिख देते हैं तो वो स्क्रिप्ट हो जाती है। जो दिख रहा है उसी को आपको लिखना होता है। तो ये जी आप करते हैं तो वो अल्टीमेटली एक स्क्रिप्ट हो जाती है। फिर आप अपने स्क्रिप्ट को भी ऐसे सेम डिवाइड करिए। पहले 30 पेज आप कोशिश करिए कि उसको इंट्रोडक्शन में लिखिए।
जिसमें जितने भी मेन आपके किरदार है, मेन कैरेक्टर हैं, वो पहले 30 पेज के अंदर उनके इंट्रोडक्शन आ जाए, फिर आपका कहानी का इंट्रोडक्शन है वो आपके 30 पेज में आ जाए, फिर आपकी सेटिंग का जो इंट्रोडक्शन है वो 30 पेज में आ जाए। नेक्स्ट जो आपका 60 पेज है उसमें आप सारे तरह के कॉन्फ्रंटेशन रखिए, आपके करेक्टर के लिए सारी प्रॉब्लम आप वहां पे रखिए। जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसमें एंटागोनिस्ट भी प्रॉब्लम हो सकता है, उसमें जो सिचुएशन है वो भी प्रॉब्लम हो सकती है। एंटागोनिस्ट मतलब विलन, जो आपका जिसको नॉर्मल टर्म में हम विलन कहते हैं, वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और फिर उसको धीरे धीरे आप लेके जाइए, फिर आप क्लाइमेक्स की तरफ लेके जाइए जहाँ कहानी को आप ट्विस्ट करते हैं, आप डेलिबरेटली ट्विस्ट करिए और फिर उसको रिजॉल्व करिए। तो ये 3 हिस्से होते हैं जिसमें आप लिखते हैं और फिर आपकी एक स्क्रिप्ट कंप्लीट होती है। तो ये सर, आप इतना कुछ बता रहे हैं, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम सारी इंफॉर्मेशन लें। तो सर, क्या आप हमारे लिए कुछ क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें हम डिटेल सीख लें? नहीं, मैं बहुत, मुझे अच्छा लगता है कि मैं जब लोगों से बात करता हूँ और मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में बहुत छोटे से अनुभव हैं, बहुत ज्यादा अनुभव है नहीं मेरे पास, लेकिन जो भी है वो थोड़े बहुत मैं अगर शेयर करूँ और उससे किसी को भी कोई भी लाभ हो और वो कुछ भी सीख सके, तो ये मेरा, मुझे लगता है ये मेरे लिए, मैं सौभाग्यशाली होऊंगा अगर मैं कुछ सिखा पाऊँ किसी को। मैं इस लायक मैं हूँ नहीं, वैसे मैं बता दूं। You are so good at what you do, and I think you're very humble. Sir, आजकल Netflix and OTT platform का ज्यादा चलन है. So when we think about movies, तो वहाँ पे larger than life characters होते हैं. जैसे आपने कहा, lot of heroism होता है. And you know the characters could be entertaining. जैसे 50 लोगों को एक झटके में मारना, and एक गोली 3 लोगों को मार देती है. So there's a lot of entertainment. May not be factual, so may not be subtle. तो आपका OTT प्लेटफॉर्म के बारे में क्या ख्याल है एज अ राइटर? क्या वो जॉनर इजी है क्योंकि सच बयां करती है, या मोर डिफिकल्ट? इजी इसलिए नहीं है क्योंकि 2 चीजें हैं इसमें। कुछ चीजें अच्छी हैं, मुझे लगता है कि जब से OTT आया है राइटर्स के लिए ये सबसे अच्छा टाइम है। दिस इज बेस्ट टाइम फॉर ऑल द राइटर। इनफैक्ट जो भी अगर कोई फ्यूचर में स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहता है और फॉर्चुनेटली आज वो इस सेशन में है, मुझे लगता है कि उसको बहुत सीरियसली सोचना चाहिए। एंड एनी टाइम ही कैन गेट अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू राइट फॉर एनी OTT, बिकॉज उनको बहुत ज़्यादा कंटेंट की आवश्यकता है। पिछले 50-60 साल से हिंदुस्तान में जो सिनेमा बन रहा था वो बहुत रूटीन सिनेमा था, जिसमें एक टिपिकल हीरो होता था, एक हीरोइन होती थी, उससे प्यार का संघर्ष होता था, वो कोशिश करता था, कभी फादर कभी सिचुएशन उसके खिलाफ जाती थी और अल्टीमेटली वो अपने जिसको भी वो प्यार करता था उसको वो पा लेता था, उससे शादी हो जाती थी समथिंग। जनरल हमारी हिंदुस्तानी फिल्में पिछले 50-60 साल से इसी थीम के आसपास आगे पीछे होके चल रही थी। पिछले 3-4 साल से जब से OTT आई है, बहुत सारे नए कंटेंट जिनको हम 5 साल पहले सिनेमा के लिए कभी सोच नहीं सकते थे। इस सिनेमा में कोई ऐसी फिल्म भी बन सकती है, कोई सेक्रेड गेम जैसा सिनेमा बन सकता है, या कोई जामताड़ा जैसी कोई सीरीज बन सकती है, या ग्रहण जैसी कोई बन सकती है। बहुत सारी सीरीज जो बनी जो सिनेमा के लिए मुफीद नहीं थी, लेकिन OTT के लिए वो परफेक्टली फिट है। तो कंटेंट बहुत अच्छा और बहुत नया आ रहा है। लिखना अच्छा इसलिए है क्योंकि आपके पास लिखने की गुंजाइश बहुत बढ़ गई, आप रूटीन से हट के लिख सकते हैं। तो ये एक राइटर के लिए एक बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है। मुश्किल थोड़ी इसलिए इसमें है क्योंकि आपको हर एक एपिसोड को आपको एक सिनेमा के तरीके से लिखना है, जिसमें आपको हाई पिक्स देने हैं, आपको कहानी को का पेस बहुत आपको फास्ट मोमेंट बना के रखना है, और कहानी का जब आपका पहला एपिसोड खत्म होता है तो आपको वो क्यूरियोसिटी जनता के अंदर जगा के रखनी है जिससे वो नेक्स्ट एपिसोड को देखे। तो ये जो राइटर के लिए एक बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो हर एपिसोड को इतना बांध के रखे कि खत्म होने के बाद लोगों को लगे कि नहीं नहीं, जब तक मैं दूसरा एपिसोड नहीं देखता तब तक मैं मतलब मैं कुछ और नहीं करूंगा। और लोगों को मैंने देखा है, जिसमें मैं खुद भी शामिल हूँ, कि वो एक बार शुरू करते हैं तो 8 एपिसोड खत्म करने के बाद उसके बाद फिर वो उठते हैं, तो सारे एपिसोड एक बार में दिख जाते हैं। तो इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग आपने सारे एपिसोड को बना रखा है, तो ये एक बहुत चैलेंज है राइटर के लिए। बट दिस इज बेस्ट टाइम फॉर राइटर एज फार एज कंटेंट इज कंसर्न। तो ये अच्छा टाइम है। super. So I think that's a very positive note for all the aspiring writers out there. और जैसे आपने कहा कि एक कैप्टिव ऑडियंस चाहिए हर एपिसोड में, there has to be a hook, he has to be on the edge. तो मुझे ऐसे ख्याल आया, जैसे पहले हम जब मूवीज देखते थे तो ऐसे कहते थे बिफोर इंटरवल इट वाज बैड बट आफ्टर इंटरवल इट वाज गुड, एंड अगर वो इंटरवल से पहले अच्छी नहीं थी तो लोग चले जाते थे घर, एंड बाद में पता चलता था पिक्चर फ्लॉप हो गई जबकि आधी पिक्चर बहुत अच्छी थी. So I think keeping your audience captive for OTT platform is very much essential, and we are getting some lovely insights from Avinash ji. Thank you, sir. Thank you, sir.
बहुत सारे लोग हमें ज्वाइन कर चुके हैं. आई वुड रिक्वेस्ट, वाओ, प्रकाश जी राणे कहते हैं 700 शॉर्ट फिल्म्स, दैट्स लाइक अ फैक्ट्री ऑफ फिल्म्स, ग्रेट जॉब. अभी इन्होंने फैक्ट्री ऑफ फिल्म्स कहा है, तो एवरी टाइम जैसे एक फैक्ट्री में तो एक ही डाई बनता है, एक मशीन है जो कंटिन्यूअसली एक ही प्रोडक्ट, एक ही साइज, एक ही डायमेंशन, एक ही कलर, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन होता है. आपकी शॉर्ट फिल्म्स फैक्ट्री कैसे बन सकती है, बिकॉज एवरी टाइम योर प्रोडक्ट इज डिफरेंट, सो दैट इज इवन मोर चैलेंजिंग. इसके बारे में बताइए सर. नहीं, मैं बहुत प्रकाश जी से मैं बहुत हम्बली डिसएग्री होना चाहूंगा. पहले तो उन्होंने अगर मेरी तारीफ में कहा तो बहुत शुक्रिया, बट तारीफ फैक्ट्री नहीं. हाँ, लेकिन वो कोई भी जब क्रिएटिव चीज आप देखते हैं, मैंने बहुत सारे कविताएं लिखी हैं, बट मेरी हर कविता इंडिविजुअल है, हर कविता मौलिक है, हर कविता के पीछे मेरा बहुत पर्सनल इमोशन जुड़ा हुआ है. तो जब हम बल्क में काम करते हैं, दैट्स अ जनरल परसेप्शन इन इंडिया कि अगर आपने कुछ ज्यादा काम किया हुआ है तो इसका मतलब ये होता है कि ठीक है, आपने शायद क्वालिटी से हो सकता है मतलब कॉम्प्रोमाइज भी किया होगा, आपने बल्क में काम किया, पर ऐसा नहीं है. आप कोई भी एक चीज करते हैं, उस चीज के साथ आपका नाम जुड़ जाता है, और आपकी 20 साल की कमाई हुई इज्जत आपके हर प्रोडक्ट से जुड़ी होती है. तो आपने कोई भी प्रोडक्ट अगर आपने कुछ भी डाइल्यूट करके किया है, तो एक सिर्फ काम आपका आपके 699 काम पर भारी पड़ सकता है और आपके रेपुटेशन को गिरा सकता है. तो बीइंग जब हम राइटर या हम फिल्म मेकर जब कोई भी एक चीज करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि अपने हर प्रोडक्ट को उतना ही अच्छे से बनाएं, उतनी ही अच्छी सी दे. इसमें कई बार ये हो जाता है कि मुझे लगता है कि मेरा शायद टाइम मैनेजमेंट थोड़ा बेटर है. मैं बहुत सारी चीजें मैं कर पाता हूँ. मैं गाने भी लिख लेता हूँ, और लोग कहते हैं मैं ठीक ठीक अच्छा लिखता हूँ. मतलब मैं पोइट्री भी कर लेता हूँ, मैं कभी वक्त मिलता है तो मैं टीवी पे डिबेट भी करता हूँ, मैं अखबारों के लिए भी लिखता हूँ, सिनेमा पे. तो शायद मैंने अपने 24 घंटे को कुछ इस तरीके से मैनेज किया है, और जिसमें मैं गेहूं और गुलाब का संतुलन साध लेता हूँ. गेहूं वाह. मतलब जिसमें जो आपकी पेट की भूख है उसको आपको शांत कैसे करना है, और गुलाब मतलब जो आपकी मेंटल एपेटाइट है उसको आपको शांत कैसे करना है. तो जब हम जिंदगी का ये संतुलन सीख लेते हैं, तो 24 घंटे को हमको बहुत आसानी से डिवाइड करना और अपने फेवर में इस्तेमाल करना आ जाता है. तो मैंने उसी तरीके से शायद ये सारी चीजें की हैं, और अच्छा कोशिश की है करने की. जी. What a beautiful analogy. गेहूं और गुलाब की analogy about appetite and mental appetite. I am just loving it. Anil ji Garg is also loving it. And Prakash ji खुद एक script writer हैं, जैसे मैंने कहा वो गाने भी लिखते हैं. And this was definitely a big compliment to you, sir, because he knows how difficult it is to, have so many stories one after the other. It's a big challenge and you're doing it so easily. Anil ji Garg has shared some compliments for you. Sir, the way you have simplified the whole world of writing into small steps, this is an art beyond writing. आप सही मायने में अपनी जमीन से जुड़े हैं. So compliments from Anil ji. Thank you, Anil ji. Keep your questions coming, and I will be asking one question now, and I request our all-time fan Rohini Chitle to please join us with your one question for our guest today. Okay, so sir, और एक क्वेश्चन. आजकल प्लेगरिज्म बहुत है, पहले से थी, अभी जल्दी से पकड़ी जाती है. तो कॉपी और इंस्पिरेशन में आपको क्या अच्छा लगता है? नहीं, कॉपी का तो मैं हमेशा से खिलाफत मैंने हमेशा की है, क्योंकि किसी और की भावनाएं हैं, और किसी और की भावनाओं को अगर आप कॉमर्शियल अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ही गलत परंपरा है. और इससे हर मुझे लगता है कि क्रिएटिव प्रोड्यूसर को बचना चाहिए, वो चाहे वो फिल्म बनाता हो या टीवी या ओटीटी या कुछ भी बनाता हो. तो आपको बचना चाहिए. आप कोशिश करें कि अपनी मौलिक बात आप जिस तरीके से सोचते हैं अपनी बात वैसे कहें, और अगर आपकी बात में सच्चाई है और वो लोगों की भावना से जुड़कर आपकी बात आ रही है तो वैसे ही अप्रिशिएट की जाएगी. कई बार क्या होता है कि हम किसी चीज को पढ़ते हैं, हमें लगता है वाह कितनी अच्छी से इसने ये बात कही है, तो उसको हम कॉपी करने लगते हैं. नहीं, आप दूसरों के पैर में अपने जूते डालेंगे तो जूता आपको हमेशा काटेगा. अपने जूते खुद बनाइए. जी जी. बहुत जरूरी चीज है. तो किसी को कॉपी मत करिए. इंस्पिरेशन हो सकता है. इंस्पिरेशन का मतलब ये है कि मैं क्रिकेट खेलता हूं तो मैं कहीं आइडोलाइज करता हूं सचिन तेंदुलकर को, तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं उसके जैसे शॉट खेलूं. यहाँ तक तो समझ में आता है, लेकिन हूबहू अगर उसकी तरीके से मैं करने लगूंगा तो मैं अपनी पहचान खो दूंगा. तो ये बहुत जरूरी है कि आपको उस भीड़ में रहना भी है लेकिन अकेला दिखना भी है. तो ये भी आपको एक अलग तरह का संतुलन साधना है, जिसमें आपको भीड़ के साथ अलग रहना है.
अलग रही है, मुख्तलिफ रही है। जी जी। फैबुलस फैबुलस। सर, आपकी 700 से ज्यादा शॉर्ट फिल्म्स हैं, तो जब आपने पहली शॉर्ट फिल्म बनाई तो आपने जितना सोचा था उतनी आसान थी? वो सब प्रोसेस इतना इजी था या क्या चैलेंजेस थे तब? तो बहुत मुश्किल थी, क्योंकि जब मैंने ये सारी शॉर्ट फिल्म बनाई तब इंडिया में शॉर्ट फिल्म का वैसा ट्रेडिशन जैसा आज है वैसा था जी नहीं। मैं जी 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ जब मैंने ये सारी शॉर्ट फिल्म बनाना शुरू किया था। तो अभी तो क्या है कि आपके पास मोबाइल फोन है, उससे भी आप फिल्म बना सकते हैं। बहुत छोटे हैंडी आपके पास कैमराज हैं, आपके पास डीएसएलआर हैं जिससे आप वीडियो शूट कर सकते हैं। उस जमाने में ये सारी चीजें नहीं थी। आपको हैवी बीटा कैमरा यूज करना पड़ता था या आपको 360D कैमरा यूज करना पड़ता था। तो आपके पास ये जो हैंडी कैमरा हुआ करता था वो नहीं था। प्लस टेक्नोलॉजी जो एडिट करने की टेक्नोलॉजी थी वो आपको बहुत डिफिकल्ट थी। आपको ज्यादातर जगह एनालॉग था या एनालॉग की जगह डिजिटल भी आ गया था, तो आपको प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। आजकल आप अपने फोन पे आपके पास ऐप हैं जिस पे आप एडिट कर सकते हैं। आपको किसी कॉमर्शियल स्टूडियो में जाने की किसी जरूरत नहीं है। आपको किसी प्रोफेशनल कैमरामैन सिनेमेटोग्राफर को लेने की भी आवश्यकता नहीं है। आप अपने कैमरे से एक फिल्म शूट कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस थे, उससे आपका बजट बढ़ता था, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। बट अगेन जैसे मैंने कहा, आपका कन्विक्शन है, किसी एक विषय को लेकर आपका कन्विक्शन है और आप कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे वो चीजें होने लगती हैं। और जब आप अपने काम को एंजॉय करते हैं तो मुझे लगता है कि जितना पेन होता है वो पेन आपको अच्छा लगता है, फिर आप परेशान नहीं होते। तो काम को एंजॉय करना बहुत जरूरी है। फिर आप धूप में भी अगर आप किसी को कोई दौड़ते भागते हैं तो पसीना भी निकलता है, तो आपको ठंडक देता है, आपको गर्मी नहीं देता। जी। स्पीचलेस। एब्सोल्युटली स्पीचलेस। Abhi, now I understand, how you are able to produce so many films and on, consistent writing. Amazing, amazing. Rohit, please check out if Rohini Chitle is here with us. Sir, आपने शुरू किया as a journalist, sorry, as a poet, then फिर journalism, and then, critic, and so many things. तो ये सारे मल्टीपल हैट्स जो आप पहनते हो, सबको तो ये पॉसिबल नहीं है, या सबको कभी कभी नहीं बनता है. You are not good at everything. I may not be able to express it right in Hindi, but you are not good at everything. So what do you suggest? अगर मुझे एक ही चीज, I should dig deep and do it well so that I reach the pinnacle, या मुझे सारी चीजों में jack of all trades कोशिश तो करनी चाहिए and then I should find my place? बेहतर यही है कि किसी एक चीज को आप करिए जिसमें जी आपको लगे कि आप सबसे बेहतर हैं। जी आप राइटिंग में बहुत अच्छे हैं तो आप फोकस करिए, सिर्फ राइटिंग करेंगे। आप किसी और चीज में बहुत अच्छे हैं, बहुत सारी चीजों में क्या होता है कि फिर वो आपका जो एक मेन गोल है वो कहीं मिस हो जाता है। या तो आप इतने ज्यादा क्लियर हो कि मैं ये भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, पर ये मेरी मेन चीज है जिसको मैं पुश कर रहा हूँ। तो आप या तो बहुत क्लियर हो दिमाग से, अगर आप क्लियर नहीं है, कहीं भी कंफ्यूजन है, तो बेटर है किसी एक चीज को आप चूज करिए। एक रास्ते पे जब हम थोड़ी सी भी लंबाई पे चलते हैं तो थोड़ा सा मंजिल हमारे पास आ जाती है। जब हम रास्तों में इधर उधर होते रहते हैं तो मंजिल दूर होती चली जाती है। तो रास्ता आपका बहुत लंबा होता चला जाता है, आपका सफर कई बार इंटरेस्टिंग हो जाता है, लेकिन मंजिल दूर हो जाती है। तो आपको सफर अच्छा रखना है या आपको मंजिल तक पहुंचना है, ये भी आपकी पर्सनल चॉइस है। तो जी डिपेंड करता है। जी 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 जी। सर, जनरली जो क्रिएटिव लोग होते हैं, दे हैव दिस इमेजिनेटरी वर्ल्ड, एंड मे नॉट बी लॉजिकल, but I find, Avinash ji, you are creative, you are very sensible, you are very logical and very grounded. So amazing, amazing. So a few more questions if you have time, sir. प्लीज बताइए। अच्छा सर, आपने जो इंटरनेशनल आर्ट्स, कल्चर, सिनेमा, फिल्म फेस्टिवल जो आपने शुरू किया है, सो उसका थॉट कैसे आया? मैं बहुत छोटे शहर से बिलोंग करता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश जी का एक बहुत छोटा सा जिला है अयोध्या के पास। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ और आज से 20-22 साल पहले जब मैंने सोचा था कि मैं सिनेमा में जाना चाहता हूँ, मुझे लगता था कि मेरे अंदर कुछ कुछ क्रिएटिविटी है और जी उस क्रिएटिविटी के लिए मुझे सही प्लेटफॉर्म की आवश्यकता थी। तो ऑब्वियसली आज से 20 साल पहले की दुनिया और वो भी उत्तर प्रदेश के उस छोटे से जिले में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो सिनेमा में अगर आप जाना चाहते हैं, इसका जो जनरल परसेप्शन था कि आप हीरो बनना चाहते हैं, और हीरो बनना चाहते हैं तो उसके साथ बहुत सारी चीजें आपके साथ जोड़ के देखी जाने लगती थी। तो आपके अंदर क्या प्रतिभा है, आप अच्छा लिखते हैं, अच्छा सोच सकते हैं, ये लोग दिमाग में नहीं रखते थे। उनको लगता था कि ये हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। तो उस सारे मेंटल ब्लॉक को पार कर धीरे 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 कदम दर कदम आप मंजिल की तरफ आगे बढ़े, तो बहुत मुश्किल आई।
अब जब मुझे एक थोड़ी सी जगह में मैं पहुंच गया हूँ, तो मुझे लगता है कि ये मेरी सामाजिक जिम्मेदारी है। कि मेरा, मुझे लगता है कि हर उस आदमी पे कहीं मेरा कर्ज है, जो मैं जिन रास्तों पे गुजर रहा था और जब मैं धूप में तप रहा था, तो 5 मिनट के लिए भी अगर उसने मुझे छां दी है, तो मेरा फर्ज है कि मैं उसको लौटाऊं। आज मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि छोटे शहर के, गाँव के बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, जिनके अंदर बाकमाल हुनर है, लेकिन उनके पास प्लेटफ़ॉर्म नहीं है। तो वो सेकेंडरी उनका वो हुनर रह गया है, वो अपने पेट भरने के लिए कुछ और काम करते हैं। मैं नहीं चाहता कि वो ये काम करें। उनके अंदर अगर ये प्रतिभा है, तो उनकी उस प्रतिभा की वजह से ही दुनिया उनको जाने और वही उनको उनका ब्रेड अर्नर बनाए, बजाय इसके कि वो कुछ और काम करें। तो मेरी कोशिश है ऐसे कलाकारों को मैं एक अंतर्राष्ट्रीय मंच दूँ, चाहे वो पोएट हों, चाहे वो फ़िल्म जी, मेकर हों, चाहे वो पेंटर हों, जी, चाहे वो म्यूज़िक पर्सनैलिटीज़ हों, सिंगर हों, म्यूज़िशियन हों या डांसर हों, कि कोई भी आर्ट फ़ॉर्म हो, अगर आपके अंदर प्रतिभा है, तो आपका हक है कि आपको वो मंच मिले। तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ जो मुझे नहीं मिल पाया। तो ये एक प्रयास है, कोशिश है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। सर, जैसे मैंने आपसे शेयर किया था कि स्वयंभू इज फॉर दोज किड्स हु हैव गॉट अदर टैलेंट्स हुँ, एंड दैट टैलेंट मे नॉट अपीयर ऑन द मार्कशीट। तो हमारी जो एस्पायरिंग स्वयंभूज हैं, जो राइटर बनना चाहते हैं या जो क्रिएटिव फील्ड में हैं या सोचते हैं कि मेरे पास क्रिएटिविटी है लेकिन उसको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, ऐसे बच्चों को क्या आप इंटर्नशिप ऑप्शंस दे सकते हैं और कौन से ऑप्शन दे सकते हैं सर? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं बिल्कुल चाहूँगा कि हर वो बच्चा जिसके मार्कशीट में नंबर भले कम हो, लेकिन जिसके ज़हन में अपने लिए बहुत नंबर हो कि मेरे अंदर ये हुनर है, जिसके अंदर ये भरोसा है, जिसके अंदर ये विश्वास है, वो जुड़ सकता है हमारे साथ। वो इंटर्नशिप, हर तरह की इंटर्नशिप हमारे यहाँ ओपन है। आप फिज़िकली अगर आके ड्यूरिंग द इवेंट अगर आप काम करना चाहते हैं, इन इवेंट मैनेजमेंट, प्रोडक्शन, पीआर, एनीथिंग रिलेटेड टू, आप उसमें आ सकते हैं। आज अभी हमारे इवेंट में कई महीने हैं, आज आप चाहते हैं हमसे जुड़े रहना, तो आप वर्चुअल तरीके से, आजकल पूरी दुनिया वर्चुअल हो गई है। आज हम लोग भी जो बातचीत कर रहे हैं, वो वर्चुअल एक-दूसरे से 1000 किलोमीटर दूर पे हैं, फिर भी बात कर रहे हैं। तो अब वो दूरी खत्म हो गई है, आप अपने घर में बैठकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आप एज़ एन इंटर्न हो सकते हैं। इंटर्नशिप के भी हमारे अलग-अलग टाइम, आप 3 महीने के लिए इंटर्न हो सकते हैं, आप 6 मंथ के लिए इंटर्न हो सकते हैं। तो आप, और फिर बहुत मल्टीपल एवेन्यूज़ हैं इंटर्नशिप में भी। आप पीआर में जुड़ना चाहते हैं या आप प्रोडक्शन से रिलेटेड जुड़ना चाहते हैं या इवेंट मैनेजमेंट से जुड़ना चाहते हैं। तो जिस भी फील्ड में आप जुड़ना चाहते हैं, आपका, या फोटोग्राफी में जुड़ना चाहते हैं या और किसी फील्ड में, तो आपके पास वो सारे ऑप्शन रहेंगे, आप उसमें टिक करेंगे और आपको उससे रिलेटेड काम दिया जाएगा। या हमारी टीम आपको फिर कॉन्टैक्ट करेगी और आपसे आपका एरिया पूछेगी और उसके बाद आप अगर सुटेबल उस एरिया के लिए हैं, तो डेफ़िनिटली आपको वो चांस दिया जाएगा। तो अब मैं एक बात इसमें और जोड़ना चाहता हूँ, ये कई बार जी, आपने, एक तो पहले मैं आपको एप्रिशिएट करूँगा कि आपका जो सोशल इनिशिएटिव है, वो बहुत ही कमाल का है और अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में किसी भी बच्चे की जो प्रतिभा है, उसका जो टैलेंट है, वो उसकी मार्कशीट से आँका जाता है, ये बहुत गलत है। जी, मैं इसका एक बहुत छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँगा। हिंदुस्तान में एक लड़का था, जो अपने 10th का एग्ज़ामिनेशन दे रहा था जी, और ऑब्वियसली उसका फ़ोकस कुछ और था, क्योंकि उसके अंदर एक कमाल का हुनर, कमाल की प्रतिभा छिपी हुई थी। और उसका 10th का एग्ज़ामिनेशन हुआ और वो फेल हो गया। हुँ, और ऑब्वियसली हिंदुस्तान जिस तरीके से देखता है किसी एक बच्चे को कि अगर वो फेल हो गया, इसका मतलब उसके अंदर वो टैलेंट नहीं है। और जी, कमाल ये रहा कि 10 साल के बाद उसी 10th के एग्ज़ामिनेशन में, उसी पेपर में जो पहला चैप्टर है, वो उस बच्चे के नाम था। तो आपके अंदर कला है और उस बच्चे का नाम सचिन तेंदुलकर है। क्योंकि वो जब 10th में एग्ज़ामिनेशन दे रहे थे, तो वो 10th के एग्ज़ामिनेशन में फेल हो गए थे। लेकिन 1 साल उसके बाद एक अरसा आया, क्रॉस हुआ और उसके बाद एक ऐसा वक़्त आया कि 10th के पेपर में पहला चैप्टर सचिन तेंदुलकर का था और बच्चे उनकी कहानी, उनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ रहे थे। तो आपके पास नंबर कितने हैं, आपको ग्रेड क्या मिला है, ये आपकी ज़िंदगी निर्धारित नहीं करता। आपकी ज़िंदगी आपका पैशन निर्धारित करता है। तो अपने पैशन पे फ़ोकस करिए, मार्कशीट सिर्फ़ एक पेपर है। जी। बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। So a shout out to all the candidates who are looking for internship. If you are looking for internship in all the various verticals which Avinash ji has mentioned, please mail us to swayambhu@gmail.com. You already know our Facebook page. All you have to do is mention which profile you're looking for, mention what you are doing and how, and shoot us a mail at swayambhu@gmail.com, and internship options will be made available for you if you fit the bill. So thank you, Avinash ji. थैंक यू। आपने इतनी सारी बातें बताई हैं,
और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी तो प्लीज आप क्लासेस शुरू कीजिए। मैं भी ज्वाइन करना चाहूंगी ताकि कुछ नई बातें, कुछ नया पर्सपेक्टिव, कुछ आप जैसी रोचक बातें करने का स्टाइल, आपका अंदाज मैं भी थोड़ा सा अपना सकूं। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग थैंक यू अस। सो मच। आपका नेक्स्ट सेशन है, इसलिए हम ज्यादा देर आज आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, बट वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर द टाइम गिवन थैंक यू and hope to see you once again. मुझे Yes अच्छा sir, लगेगा। any मुझे अच्छा last लगेगा। message you would like to give to all our aspiring Swayambhus? मैं यही कहूंगा कि आप अपने जो भी आपके अंदर टैलेंट है उस पर यकीन रखें, और जिंदगी में एक फेलियर आपकी जिंदगी कभी भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो हम जिंदगी में अगर कभी एक बार फेल हो जाते हैं किसी भी फील्ड में, इसका ये मतलब नहीं है कि हम जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। हमको लगातार कोशिश करते रहना है, और तब तक कोशिश करते रहना है जब तक हम अपनी डिजायर्ड मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। ये अपने दिमाग में रखिए, आप अल्टीमेटली जरूर वहां पहुंचेंगे जो आपने सोच रखा है। जी, थैंक यू सर, बिना कोई कविता या शायरी के तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, तो आपकी फेवरेट कोई कविता या शायरी सर? अब मैं एक दो कविता मेरी हैं, मैं अगर आप कहें तो मैं उसको पढ़ के सुना देता हूँ। ये दो कविताएं मुझे बहुत पसंद है, छोटी छोटी कविताएं हैं, और नॉर्मली मैं गजल लिखता हूँ, लेकिन मैं आज कविता सुनाना चाहता हूँ। और मेरी एक बहुत छोटी सी कविता है कि दरख्तों के उलझी बाहों के आखिरी छोर पर, दरख्तों के उलझी बाहों के आखिरी छोर पर जो सुर्ख सा फूल है, सब्ज पत्तियों से इश्क में मशगूल है। दरख्तों की उलझी बाहों के आखिरी छोर पर जो सुर्ख सा फूल है, सब्ज पत्तियों से इश्क में मशगूल है। कभी तुम भी मुझे लगती हो वैसी ही, सबसे अलग, सबसे सुरखरू। कभी तुम भी मुझे लगती हो वैसी ही, सबसे अलग, सबसे सुरखरू। बस तुम इश्क नहीं करती, बस तुम इश्क नहीं करती। सबके साथ रहकर भी सबसे अलग रहती हो। साफ शफाक रेत के जर्रे की तरह, और मेरा मिजाज गांव की उड़ती हुई धूल है। दरख्तों के उलझी बाहों के आखिरी छोर पर जो सुर्ख सा फूल है, सब्ज पत्तियों से इश्क में मशगूल है। एक मेरी ये बहुत छोटी सी कविता। एक और छोटी सी कविता मेरी है, अगर आप इजाजत दें तो मैं वो सुनाऊं। सिर्फ सूरज नहीं डूबते, सिर्फ सूरज नहीं डूबते, मैं भी डूब जाता हूँ। हर शाम जब सूरज के पैर काटे जाते हैं और वो औंधे मुंह गिर पड़ता है रात के घुटनों में, ठीक उन्हीं पलों में मैं भी धंसता चला जाता हूँ तुम्हारी यादों की सकरी कोहरे वाली गली में। अब यहाँ टटोलता हूँ तुमको छूकर गुजरा हर लम्हा, अब यहाँ टटोलता हूँ तुमको छूकर गुजरा हर लम्हा। सेकता हूँ धूप तुम्हारे मुस्कुराहट की, सेकता हूँ धूप तुम्हारे मुस्कुराहट की। टूटे नुकीले पलों से खुद को बचाता चलता रहता हूँ, जब तक तुम भी कोहरे का पर्दा काट कर नहीं थाम लेती हाथ मेरा। वाह वाह, थैंक यू। very beautiful, and I think I'm grinning from ear to ear, and my heart is also so happy. And thank you everyone for joining us. Avinash ji is wonderful. I think we all experience that. So please check out his page, his YouTube. He's also a Josh Talk speaker and amazing writing. All the digital footprints, you'll be able to check it out. And also do check out Swayambhu, and please share it with your friends and colleagues and everybody, because we do not charge any donation or any fees for internship options with Swayambhu. So taking your leave and promising you that we will definitely bring across Swayambhu and enriching, inspiring people so that we can have a one-to-one with them. See you all once again very soon. Jai Hind. Thank you. Thank you for calling me.